स्टैटिक जीके के इस बेहतरीन क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से संबंधित सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे और ये प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपके स्टैटिक जीके में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उन सारे सब्जेक्टों से इसमें प्रश्न लिए गए हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे। यहाँ पे हैदराबाद से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ये मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछे हैदराबाद से प्रश्न, आपसे पूछे कि सलारगंज स्टेडियम कहाँ पे है। आपसे पूछे कि सलारगंज जो स्टेडियम बना हुआ है, सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? तो ये यहाँ पे कहाँ पे है? हैदराबाद में। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है। आपसे पूछे कि क्या चार मीनार, आपसे पूछे कि कहाँ पे स्थित है। तो चार मीनार भी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने किया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया था। और पूछे कब निर्माण किया था? तो 1591 में इसका निर्माण किया गया था। ठीक, आपसे पूछे कि हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? भारत का हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? तो हाईटेक सिटी भी हैदराबाद को कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है, तो बेगमपेट जो हवाई अड्डा है वो कहाँ पे स्थित है? तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। आपसे पूछे कि हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे, हैदराबाद के पहले निजाम कौन से, तो हैदराबाद के पहले निजाम भी कौन थे? तो आसफ जय थे। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आसफ जय हैदराबाद के पहले निजाम थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बस साथ में देख लेते हैं, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। कई बार पूछा गया है सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। सलारगंज म्यूजियम कहाँ पे? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और इसका निर्माण, चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। 1591 में करवाया था। हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं, हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहते हैं। आपसे पूछे बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? तो बेगमपेट एयरपोर्ट कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। और हैदराबाद के पहले निजाम कौन थे? आसफ जय थे। तो इतनी चीजें आप लोग हैदराबाद से याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक लोहा का जो उत्पादन करने वाला राज्य है वो उड़ीसा है। सर्वाधिक लोहे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उड़ीसा करता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब लोहे से संबंधित प्रश्न देखेंगे तो सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा होता है? सबसे शुद्धतम जो लोहा होता है कौन सा होता है? तो सबसे शुद्धतम लोहा जो होता है वो पिटवा लोहा होता है। पिटवा लोहा सबसे शुद्धतम लोहा होता है। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और आप लोग बात करें लोहा की, यदि आपसे पूछे कि अब आप लोग आरबीसी जानते होंगे। आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पे आरबीसी का रंग क्या होता है? लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो ये भी हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह है? हेमेटिन नामक यहाँ पे लौह यौगिक पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं। यहाँ पे लोहा का लैटिन नाम क्या है? लोहा का लैटिन नाम आपसे पूछे कि लोहे का लैटिन नाम क्या है? तो लैटिन नाम इसे फेरम है। फेरम कहते हैं। आप लोग यहाँ पे इसे ध्यान रखेंगे, फेरम इसे कहते हैं। और इसी की वजह से इसका सिंबल क्या होता है? लोहे का सिंबल क्या होता है? Fe होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। देखिए, आपने पूछे कि सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक लोहा का उत्पादन। तो लोहे का सबसे शुद्धतम लोहा क्या होता है? जो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो पिटवा लोहा होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन का रंग लाल क्यों होता है? तो आरबीसी का रंग हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में एक लौह यौगिक पाया जाता है जिसे हीमेटिन कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और लोहे का लैटिन नाम क्या है? तो फेरम है लोहे का लैटिन नाम। इस वजह से इसका जो संकेत होता है Fe होता है। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? तो विश्व में जो चांदी का जो सबसे बड़ा देश है मैक्सिको है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश क्या है? मैक्सिको है। मैक्सिको किस महाद्वीप में है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको की राजधानी आपसे पूछे क्या है? तो मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे।
और आपसे पूछे कि यहाँ पे मैक्सिको और क्यूबा के बीच कौन सी जल संधि है, मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो यहाँ पे जल संधि का नाम आप लोग याद रखेंगे। जल संधि कौन सी यहाँ पे, युकाटन जल संधि है, ठीक, युकाटन जल संधि है, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, युकाटन जल संधि है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। और यहाँ पे देखते हैं, आपसे पूछे कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी रेखा बनाती है, अमेरिका एंड मैक्सिको के बीच में सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो यहाँ पे सीमा कौन सी रेखा बनाती है, तो अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो सीमा बनाती है वो रियो ग्रांदे नदी बनाती है, ठीक। आपसे पूछे कि कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो रियो ग्रांदे नदी इसके बीच में सीमा बनाती है, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ की है, ये मैक्सिको की खाड़ी की है, मैक्सिको की खाड़ी की जो धारा है वो कौन सी है, गल्फ स्ट्रीम है, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गल्फ स्ट्रीम धारा कहाँ की है, मैक्सिको की खाड़ी की है, ठीक, यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम धारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे साथ में देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मैक्सिको विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मैक्सिको है। और मैक्सिको एंड क्यूबा के बीच में कौन सी जल संधि है, तो युकाटन जल संधि है मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, ठीक, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। और ये उत्तरी अमेरिका का द्वीप है, ये कहाँ का, उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, महाद्वीप में मैक्सिको पड़ता है, ठीक। अब बात करते हैं अमेरिका और मैक्सिको के बीच में सीमा रियो ग्रांदे नदी बनाती है, रियो ग्रांदे नदी बनाती है। और मैक्सिको की खाड़ी में एक धारा है, इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं, ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बेंगलुरु में चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम। आपसे पूछे कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं, तो भारत का जो सिलिकॉन वैली है किसे कहते हैं, बेंगलुरु को कहते हैं, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं। आपसे पूछे कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे स्थित है, तो वो बेंगलुरु में स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का हेडक्वार्टर, ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, तो पारिस्थितिकी जो विज्ञान केंद्र है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये भी बेंगलुरु में स्थित है, ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। देख लीजिए यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, बेंगलुरु में स्थित है, हमने इसे कई बार बता चुका है, हमने इसे कई बार बताया है। और बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए और इस वीडियो को अपने और भी दोस्तों को शेयर करिए, ठीक। और भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली। और पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, ठीक। और इसरो का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, तो 22 मई के दिन मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। आपसे पूछे कि जल दिवस कब मनाते हैं, जल दिवस कब मनाते हैं, तो ये कब मनाते हैं, 22 मार्च के दिन मनाते हैं जल दिवस, ठीक। आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 22 अप्रैल के दिन, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं। आपसे पूछे कि जल का फार्मूला क्या है, तो H2O है जल का फार्मूला, जल का फार्मूला क्या है, H2O है। आपसे पूछे कि भारी जल का फार्मूला क्या है, भारी जल का फार्मूला क्या है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, D2O है भारी जल का फार्मूला। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई के दिन मनाते हैं। जल दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च के दिन जल दिवस भारत में मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल के दिन पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और आपसे पूछे कि भारी जल का फार्मूला D2O, भारी जल का फार्मूला D2O, और जल का फार्मूला केवल पूछे तो H2O जल का फार्मूला। अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश आप लोग याद रखें वेटिकन सिटी है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो कौन सा है, वेटिकन सिटी, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, वेटिकन सिटी, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि वेटिकन सिटी के बारे में, आपसे पूछे कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या किस देश की है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है, ठीक, वेटिकन सिटी है। इस डाटा को आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार है, पामीर का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे।
आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप क्या है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो क्या है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक, अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे आपसे पूछे कि सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक, भारत में है। और आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। और ये किस नदी पे बना हुआ है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। किस नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और ब्रह्मपुत्र नदी पे भारत के किस राज्य में, असम राज्य में बना हुआ है, असम राज्य में बना हुआ है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, वेटिकन सिटी है। किस देश की जनसंख्या सबसे कम है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी। अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वो क्या है, पामीर का पठार है। ठीक, आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, तो अरब प्रायद्वीप है। आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपसे पूछे कि अब सबसे बड़ी नदी द्वीप भारत, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप क्या है, तो माजुली नदी द्वीप है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप। और ये किस नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। और भारत के किस राज्य में, असम राज्य में बना हुआ है। तो ये सारी चीजें आप लोग साथ में याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो सुएज नहर के बारे में याद रखेंगे, ये भूमध्य सागर से, ये भूमध्य सागर से किसको जोड़ती है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है, भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। और बात करते हैं सुएज नहर, ये आपसे पूछे कि सुएज नहर कहाँ पे स्थित है, सुएज नहर कहाँ पे स्थित है, तो ये मिस्र में स्थित है। सुएज नहर कहाँ पे स्थित है, मिस्र में। और सुएज नहर की आपसे पूछे कि निर्माण कब हुआ, सुएज नहर का निर्माण कब किया गया, तो 1869 में इसका निर्माण किया गया। आपसे पूछे कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है, तो 193 किलोमीटर सुएज नहर की लंबाई है। ठीक, और आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा विश्व की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, तो ये आपकी सुएज नहर है। और विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, सुएज नहर। आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, विश्व की सबसे बड़ी नहर, तो विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, तो सुएज नहर है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पनामा नहर के बारे में बात करते हैं, पनामा नहर जोड़ती है, तो देखिए पनामा नहर जोड़ने की बात करें तो ये प्रशांत महासागर को, यहाँ पे देख लेते एक बार। आपसे पूछे भूमध्य सुएज नहर किन दो महासागर को जोड़ती है, तो ये भूमध्य सागर से किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर से लाल सागर को ये जोड़ती है। और कहाँ पे स्थित है, सुएज नहर मिस्र में स्थित है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ, 1869 में इसका निर्माण हुआ। और इसकी लंबाई 193 किलोमीटर है सुएज नहर की लंबाई। और विश्व की सबसे बड़ी आपसे पूछे कि नहर कौन सी है, तो सुएज नहर है। ठीक, और पनामा नहर की बात करें, पनामा नहर जोड़ती है, तो पनामा नहर की बात करें तो ये प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। कौन, ये आपका पनामा नहर। और प्रशांत महासागर की बात करें, विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है, प्रशांत महासागर। और अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, यस के आकार की आकृति है। और यहाँ पे पनामा नहर पे एक बंदरगाह है जिसे क्या कहते हैं, कोलन बंदरगाह, ये पनामा नहर पे स्थित है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलन बंदरगाह कहाँ पे, पनामा नहर पे स्थित है। और बात करते हैं पनामा नहर पे दक्षिणी सिरे पे एक पनामा पत्तन स्थित है। ठीक, पनामा पत्तन दक्षिणी सिरे पे एक स्थित है, पनामा पत्तन। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे, पनामा पत्तन कहाँ पे, पनामा नहर पे ही स्थित है, लेकिन इसके दक्षिणी सिरे पे स्थित है। और पनामा नहर का निर्माण कब किया गया, तो निर्माण के बारे में भी ये पूछा जाता है। 1914 में इसका निर्माण किया गया था पनामा नहर का। तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि पनामा नहर जोड़ती है, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपसे पूछे कि पनामा नहर किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को यहाँ पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप
से अलग करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि किन दो महाद्वीपों को अलग करती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। कोलन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे पनामा नहर पे ही स्थित है कोलन बंदरगाह। ठीक, और ये इसके दक्षिणी सिरे पे एक पनामा पत्तन भी स्थित है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो काफी बढ़िया प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। आपसे पूछे कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। राजस्थान को उठाते हैं यहाँ से। आपसे पूछे कि खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है, खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी की खान किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि सांबर झील कहाँ पे स्थित है, सांबर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके राजस्थान में स्थित है सांबर झील। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, तो घना पश्चिम बिहार भी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। ठीक, आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, भारत की सबसे लंबी नहर क्या है, तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है वो क्या है, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। ठीक, इंदिरा गांधी नहर है, और ये कहाँ पे स्थित है, ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। इसका सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में है। ठीक, तो यहाँ पे देख लेते हैं आपसे, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा। खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। सांबर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे कि घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, तो घना पश्चिम बिहार कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है। आपसे पूछे कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान में स्थित है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, तो देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य जो दिवस है वो कब मनाते हैं, वो आपके 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं, क्योंकि 7 अप्रैल के दिन ही WHO की स्थापना हुई थी। ठीक, आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व हीमोफीलिया दिवस भी कब मनाते हैं, तो ये 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं, 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। भारत में कितनी विश्व विरासत स्थल है, विश्व विरासत धरोहर है, तो भारत में कुल 40 विश्व विरासत स्थल हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके कितना 13 अप्रैल के दिन, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाते हैं, तो 13 अप्रैल के दिन मनाते हैं। सो यहाँ पे तो आप लोग देखें पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं, 22 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं, क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं, 17 अप्रैल के दिन विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाते हैं। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व धरोहर दिवस कब मनाते हैं, तो 18 अप्रैल के दिन विश्व धरोहर दिवस मनाते हैं। और जलियांवाला बाग 13 अप्रैल के दिन हुआ था। ठीक, जलियांवाला बाग कांड 13 अप्रैल के दिन हुआ था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी स्थित है। आपसे पूछे कि उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ, उत्तराखंड यूपी से कब अलग हुआ, तो ये भी डेट पूछे जाते हैं। यूपी से कब अलग हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 के दिन, 9 नवंबर सन 2000 के दिन ये यूपी से अलग हुआ था। उत्तराखंड अलग राज्य बना था, यहाँ पे देख लीजिए, तो अलग राज्य से बनाया गया था। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे यूपी में जो विधानसभा उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है, तो विधानसभा की सीट यहाँ पे 70 है। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 है। आपसे पूछे उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पुष्कर सिंह धामी है यहाँ के सीएम। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। ठीक, आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। लेकिन आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का जो पुराना नाम है वो क्या था, पुराना नाम क्या था, तो जिम
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क था, हेली नेशनल पार्क था। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का वर्तमान समय में नाम बदल गया है और नया नाम बन गया है। नया नाम क्या हो गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? तो नया नाम जो हो गया है वो रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, रामगंगा नेशनल पार्क हो गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पे साथ में आपसे पूछे कि फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। विधानसभा की सीट उत्तराखंड में कितनी है? 70 है। उत्तराखंड के सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम है। और उत्तराखंड यूपी से अलग कब हुआ? 9 नवंबर सन 2000 को दिन उत्तराखंड यूपी से अलग हुए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है, सॉरी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। क्यों रामगंगा नेशनल पार्क है? क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, रामगंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? तो दक्षिणी सूडान की राजधानी आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक चीज और याद रखेंगे, आपसे पूछे कि माना दर्रा कहाँ पे है, आपसे पूछे कि नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है, आपसे पूछे कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है। माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सारे के सारे ये उत्तराखंड के में स्थित दर्रे हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। माना, नीति, लिपुलेख दर्रे कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, और दक्षिणी सूडान की राजधानी जो आपसे पूछा है यहाँ पे जुबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दक्षिणी सूडान की स्थापना कब हुआ था? दक्षिणी सूडान का गठन कब हुआ था? तो 2011 में इसका गठन हुआ था। ठीक, अब बात करते हैं, ये यूएनओ का 193वां नंबर का सदस्य बना, 193वां नंबर का सदस्य बना। और ये यूएनओ का कौन सा सदस्य है? ये नवीनतम सदस्य है, सबसे नवीनतम सदस्य 193वें नंबर का यूएनओ का यहाँ पे बना हुआ है। और देशों की राजधानी हमसे पूछे, यदि आपसे पूछे कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, आपसे पूछे कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है, तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। कराकस है वेनेजुएला की राजधानी। आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है, तो भारत की राजधानी आप सभी जानते ही होंगे, दिल्ली है भारत की राजधानी। और आपसे पूछे कि रूस की राजधानी क्या है, तो रूस की राजधानी क्या है? मास्को है रूस की राजधानी। कहाँ की? मास्को है रूस की राजधानी। ठीक, आपसे पूछे यूक्रेन की राजधानी, बहुत चर्चे में है रूस एंड यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है यूक्रेन की राजधानी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मंगोलिया की राजधानी पूछे, मंगोलिया की राजधानी पूछे तो उलान बटोल है, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल है। ठीक, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि फ्रांस की राजधानी क्या है, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। आपसे पूछे किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। और मंगोलिया में बताएंगे, यहाँ पे गोबी का मरुस्थल रहता है। गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो ये मंगोलिया में है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है। दक्षिणी सूडान का गठन कब हुआ? 2011 में इसका गठन हुआ। और ये यूएनओ का 193 नंबर का और नवीनतम सदस्य है दक्षिणी सूडान। ठीक, और वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। और भारत की राजधानी दिल्ली, रूस की राजधानी मास्को, यूक्रेन की राजधानी क्या? कीव, मंगोलिया की राजधानी उलान बटोल। गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक, इन सभी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का नाम अब बदल दिया गया है। योजना आयोग का नया नाम क्या हो गया है? नीति आयोग हो गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के किया गया। कब किया गया? इसका नाम कब चेंज किया गया? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल दिया गया। और इसका अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग, या फिर आपसे पूछे नीति आयोग के बाय डिफॉल्ट अध्यक्ष जो होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक, और आप लोग यहाँ पे आप लोग बताएंगे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, अरविंद पनगड़िया थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। ठीक, तो ये भी आप लोग याद। सीईओ पूछे नीति आयोग के कौन थे, तो सिंधु श्री खुल्लर इसके ने पहले सीईओ थे। ठीक, योजना आयोग की स्थापना पूछी आपसे कब हुई, तो योजना आयोग की स्थापना यहाँ पे लिख देते हैं। आपसे पूछे कि ये 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुई। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे योजना आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। और योजना आयोग का नया नाम अब हो गया नीति आयोग। योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। आपसे पूछे नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो 1 जनवरी 2015 के दिन नीति आयोग का गठन हुआ। या फिर आपसे पूछे कि योजना आयोग का नाम कब चेंज किया गया, तो 1 जनवरी 2015 के दिन चेंज किया। पहले योजना आयोग के या फिर नीति आयोग के
पहले अध्यक्ष कौन थे, यानी कि पहले अध्यक्ष बाय डिफॉल्ट होते ही हैं कौन, प्रधानमंत्री। ठीक, पहले उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, और 15 मार्च के दिन 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अबुल फजल हैं आईने अकबरी के लेखक। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हैं इनके लेखक। और आपसे पूछे कि अकबरनामा किसने लिखा, अकबरनामा किसने लिखा, तो ये भी इसका भी जवाब हो जाएगा अकबरनामा किसने लिखा, तो इसका भी जवाब हो जाएगा अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा अकबरनामा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, अबुल फजल का जन्म आपसे पूछे तो नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि अबुल फजल की हत्या किसने की थी, इनकी हत्या आगे चल के कौन कर देता है, वीर सिंह बुंदेला ने किया था, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या किया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला इनकी हत्या कर दिया। और किसके कहने पे किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जहांगीर के कहने पे वीर सिंह बुंदेला इनकी हत्या कर देता है। ठीक, और आपसे पूछे कि दीन ए इलाही एक धर्म था जिसे अकबर ने बनाया था, दीन ए इलाही धर्म। तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे किसे क्यों बता रहे हैं, तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अकबर किसे नियुक्त किया था, प्रधान पुरोहित किसे बनाया था, तो जो दीन ए इलाही धर्म था उसके प्रधान पुरोहित अकबर ने अबुल फजल को बनाया था, अबुल फजल को बनाया था। आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की, तो 1582 में इसकी स्थापना की थी। ठीक, तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हो जाएंगे। आपसे पूछे अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अबुल फजल हो जाएंगे। और अबुल फजल की जन्म कहाँ पे हुई थी, तो नागौर राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछे कि अबुल फजल की हत्या किसने की, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की। और किसके कहने पे, तो जहांगीर के कहने पे इनकी हत्या कर दी थी। ठीक, आपसे पूछे दीन इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित अकबर ने किसे बनाया था, तो अबुल फजल को बनाया था। आप दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की, तो 1582 में किया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे खेल से संबंधित प्रश्न है, क्योंकि खेल से संबंधित प्रश्न भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। होपमैन का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। होपमैन कप का संबंध। आपसे पूछे कि डेविस कप का संबंध किससे है, डेविस कप का संबंध किससे है, तो ये भी टेनिस से है। डेविस कप का संबंध किससे है, ये भी टेनिस से है। आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट जो शब्द है ये किससे संबंधित है, डबल फॉल्ट शब्द किससे संबंधित है, तो डबल फॉल्ट शब्द भी किससे संबंधित है, ये टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से ही संबंधित है। आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है, तो सानिया मिर्जा का संबंध भी किस खेल से है, टेनिस से है। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से है। आपसे पूछे कि जो टेनिस का परिसर होता है, यानी कि जिस पे टेनिस खेला जाता है, टेनिस का परिसर या फिर टेनिस का फील्ड जो आप कह सकते हैं, तो क्या होता है, कोर्ट होता है, उसे कोर्ट कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि टेनिस का शुरुआत कहाँ से माना जाता है, टेनिस का शुरुआत कहाँ से माना जाता है, तो टेनिस का शुरुआत आप लोग याद रखेंगे ये फ्रांस से माना जाता है, फ्रांस से माना जाता है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि होपमैन कप का संबंध किससे, टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे, तो ये भी टेनिस से, डेविस कप का संबंध। डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किससे, टेनिस से। और सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से। और टेनिस की शुरुआत कहाँ से हुई थी, फ्रांस से हुई थी। और टेनिस खेलने वाले कोर्ट को क्या कहते हैं, तो टेनिस खेलने वाले परिसर को कोर्ट कहते हैं। अगला प्रश्न है देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है, तो देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो चित्तरंजन दास को कहते हैं देश बंधु। चित्तरंजन दास को क्या कहते हैं, चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से भी जाना जाता है। और चित्तरंजन दास ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सुभाष चंद्र बोस के कैसे गुरु थे, ये राजनीतिक गुरु थे। ठीक, राजनीतिक, यहाँ पे ये बहुत इनसे प्रभावित थे, राजनीतिक गुरु इन्हें बनाए थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक, अब बात करते हैं चित्तरंजन दास की, तो एक पार्टी है जिसे आप लोग जानते हैं स्वराज पार्टी के नाम से, स्वराज पार्टी के नाम से। तो आप लोग जानते होंगे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1923 में हुई थी। आपसे पूछे स्थापना किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। चित्तरंजन दास एंड किसने किया था, मोतीलाल नेहरू। ठीक, मोतीलाल नेहरू ने इसकी स्थापना किया था। ठीक, और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पे की गई, स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ पे, तो इलाहाबाद भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो आप लोग पूछे कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी,
तो आगे चल के इनकी मृत्यु चित्तरंजन दास की 1925 में हो गई थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो चित्तरंजन दास को कहते हैं देशबंधु के नाम से। सुभाष चंद्र बोस के ये राजनीतिक गुरु थे। चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के कैसे गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। कहाँ पे हुई, इलाहाबाद में हुई। और इसकी स्थापना किसने किया, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने किया। अगर आपसे अलग अलग ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू भी चित्तरंजन दास भी मिले तो आप लोग ज़्यादातर आप लोग लगाएंगे चित्तरंजन दास पे। और आपसे पूछे कि मृत्यु कब हुई थी, तो 1925 को हुई थी। अशोक चक्र में कितनी तीलियां, अशोक चक्र में आपसे पूछे कितनी तीलियां होती हैं, तो अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र का जो रंग कैसा होता है, अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक चक्र में जो तीलियां हैं वो किसकी प्रतीक हैं, तो ये भी आप लोग बताएंगे तीलियां जो किसकी प्रतीक है अशोक चक्र में, तो तीलियां प्रगति और न्याय का प्रतीक है। प्रगति एंड न्याय का प्रतीक है तीलियां। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगे बात करते हैं। और अशोक चक्र को कहाँ से लिया गया, तो ये अशोक स्तंभ से लिया गया। अशोक स्तंभ से लिया गया। आपसे पूछे कि अशोक चक्र कहाँ से लिए गए हैं, तो अशोक स्तंभ से। और कहाँ पे है अशोक स्तंभ, ये सारनाथ में है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग अपने कॉपी में नोट करते चलें और इसे 2 बार यहाँ पे पढ़ लेंगे तो अधिकतर चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। और बाकी रिवीजन करने का काम यहाँ पे हमारा रहेगा। हम क्लास में यहाँ पे आप लोग को रिवीजन करा देंगे। तो देखिए अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ, 24 तीलियाँ होती हैं। अशोक चक्र का रंग कैसा होता है, नीला होता है। और अशोक चक्र में जो प्रतीक होता है, किसका प्रतीक होता है, ये प्रगति एंड न्याय का प्रतीक होता है। और अशोक स्तंभ को सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया अशोक चक्र को। ठीक, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी, तो यहाँ पे फिल्म से संबंधित प्रश्न जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आप लोग को हम बताते हैं। तो देखिए राजा हरिश्चंद्र है, राजा हरिश्चंद्र है। भारत की पहली फिल्म कौन सी है, राजा हरिश्चंद्र। ठीक, और ये कैसी फिल्म थी, ये मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं था। मूक फिल्म का मतलब क्या है, इसमें आवाज़ नहीं था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसमें आवाज़ नहीं था, बिना साउंड के केवल चलचित्र ही चलते थे। कब बनाया था, 1913 में से बनाया गया था। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म है, तो भारत की जो पहली बोलती फिल्म है वो कौन सी थी, आलम आरा थी। भारत की जो पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसे कब बनाया गया था, तो 1931 में इसे बनाया गया था। ठीक, यहाँ पे 1931 में इसे बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1931 में बनाया गया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी, आपसे पूछे भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म कौन थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नूरजहां थी। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। आपसे पूछे कि फिल्म, तो आपसे पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे है, तो ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, ऑस्कर पुरस्कार किससे संबंधित है, तो फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म क्षेत्र से संबंधित है। आपसे पूछे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये भी किससे संबंधित है, फिल्म से ही संबंधित है। किससे, फिल्म से संबंधित है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सत्यजीत रे का संबंध किससे है, तो ये फिल्म के निर्देशक थे। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे भारत की पहली फिल्म कौन थी, राजा हरिश्चंद्र थी। भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी और ये मूक फिल्म थी, यानी कि इसमें आवाज़ नहीं था। ठीक, और इसे बनाया गया था 1913 में। और भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, इसे 1931 में बनाया गया था। भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म आपसे पूछे तो नूरजहां थी, भारत की पहली अंग्रेजी फिल्म। और ऑस्कर पुरस्कार का संबंध फिल्म जगत से है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार का संबंध भी फिल्म क्षेत्र से है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हड्डियों से है। यहाँ पे साइंस का प्रश्न है, बायो का, और यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हड्डी से हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए जो पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रश्न, आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो स्टेपिज है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये याद रखेंगे, तो ये मध्य कर्ण की हड्डी है, मध्य कर्ण की हड्डी है। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, केवल कान नहीं याद रखेंगे ये, बल्कि ये मध्य कर्ण की हड्डी है। अगर आपको ऑप्शन में दे दे अग्र कर्ण की हड्डी या पश्च कर्ण की हड्डी या मध्य कर्ण की हड्डी, तो आप लोग लगाएंगे मध्य कर्ण की। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है,
मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, फीमर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब मानव शरीर की आपसे पूछे कि सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी है वो कौन सी है, तो जबड़े की हड्डी होती है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, जबड़े की हड्डी होती है। ठीक, आपसे पूछे कि मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी है, तो मानव शरीर में पेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 693 पेशियां लगभग होती हैं। और मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती है, तो मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। और मानव आपसे एक एग्जाम में पूछे शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, शिशु में मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, शिशु में तो 300 हड्डियां होती हैं शिशु में। ठीक, नवजात शिशु में 300 हड्डियां। तो देखिए यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है, मध्य कान की हड्डी है। और बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर है। ये कहाँ की हड्डी है, ये जांग की हड्डी है। कहाँ पे, जांग की हड्डी है। और मजबूत हड्डी मानव शरीर की जबड़े की हड्डी होती है। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 693, मानव शरीर में कुल हड्डियां 206 पाई जाती हैं। और शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है, 300 हड्डियां होती है। और लाल रक्त कणिका का जीवन काल, एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखते हैं, मानव लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है लाल रक्त कणिका का जीवन काल, 20 से 120 दिन। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और मानव यहाँ पे लाल रक्त कणिका का आपसे पूछे कि आकार कैसा होता है, आपसे पूछे कि मानव लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है, तो उभयतल होता है यहाँ पे आकार, उभयतल इसका आकार होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, उभयतल इसका आकार होता है। और लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग लाल क्यों होता है, तो ये क्यों लाल होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा हीमोग्लोबिन में लौह यौगिक पाया जाता है, तो हिमैटिन पाया जाता है इसमें लौह यौगिक, हिमैटिन नामक इसमें लौह यौगिक पाया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है, जिसे एनीमिया रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है, जिसे क्या कहते हैं, इसे रक्त छीड़ता भी कहते हैं, रक्त छीड़ता भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं, यानी कि लाल रक्त कणिका जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आरबीसी कहते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। ठीक, केंद्रक नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे। अपवाद ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, जो एग्जाम में पूछा गया वो बता रहे हैं। अपवाद स्वरूप लामा और ऊट याद रखेंगे, लामा एंड ऊट। इसमें क्या होता है, इसमें आरबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक होते हैं, लामा और ऊट के आरबीसी में केंद्रक होते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है, लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये कहाँ पे, अस्थि मज्जा में बनते हैं। कहाँ पे, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। लाल रक्त कणिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यहाँ पे यकृत एंड प्लीहा में होता है, यकृत एंड प्लीहा में होता है। इसलिए यकृत एंड प्लीहा। और आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है, यकृत एंड प्लीहा में। आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, कब्र भी किसे कहते हैं, यकृत एंड प्लीहा को कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ें। तो आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होता है, तो उभयावतल इसका आकार होता है। लाल रक्त कणिका का जो आकार है उभयावतल होता है। ठीक, और लाल रक्त कणिका का रंग लाल क्यों होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की उपस्थिति होती है, इस वजह से इसका रंग लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है, तो हिमैटिन नामक लौह यौगिक हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो आपसे पूछे कि लाल रक्त कणिका का निर्माण कहाँ पे होता है, तो लाल रक्त कणिका का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ पे होता है, यकृत एंड प्लीहा में होता है। आपसे पूछे कि मृत्यु कहाँ पे होती है, तो यकृत एंड प्लीहा में यहाँ पे मृत्यु होती है आरबीसी की। और आरबीसी का कब्र किसे कहते हैं, यकृत एंड प्लीहा में। और हीमोग्लोबिन की कमी से जो रोग होता है उसे एनीमिया रोग कहते हैं। और इसकी कमी से रक्त छीड़ता, यानी कि इसे रक्त छीड़ता रोग भी कहते हैं। आरबीसी में बात करें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप आप लोग याद रखेंगे लामा और ऊंट के आरबीसी में क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाते हैं। जस्ते या फिर आपसे पूछे यहाँ पे आप लोग जिंक भी याद रखेंगे, जस्ते का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो इसे आप लोग याद रखेंगे, इसे जस्तीकरण कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं, या फिर आप लोग याद रखेंगे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक, जस्तीकरण
या फिर गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, या फिर आप लोग याद रखेंगे गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या कहते हैं, इसे गैल्वेनीकरण भी कहते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। ठीक, और आपसे पूछे कि यहाँ पे परत किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, तो ये तो आप लोग याद रखेंगे। और लोहे में जंग लगना ये कौन सा परिवर्तन है, लोहे में जो जंग लगता है, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, तो जो लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन है। ये आप लोग याद रखेंगे, ये रासायनिक परिवर्तन है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन से परिवर्तन है। और जब लोहे में जंग लगता है, लोहे में जब जंग लगता है तो लोहे के भार पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका भार क्या होता है, बढ़ता है। लोहे में जंग लगता है तो इसका भार क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। तो आप लोग बताएंगे अगर कपड़ों पे जंग हटाना हो, कपड़ों से जंग हटाना हो तो इसे यहाँ पे कौन सी केमिकल का यूज करते हैं, कपड़ों से जंग हटाने के लिए कौन सा केमिकल का यूज करते हैं, तो ये आप लोग बताएंगे कपड़ों से जंग हटाने के लिए। तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे इसे। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पे जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो जस्तीकरण भी आप लोग याद रखेंगे, गैल्वेनाइजेशन भी आप लोग याद रखेंगे और गैल्वेनीकरण भी आप लोग याद रखेंगे। सारी चीज़ें एक ही हैं। तो या फिर आपसे एग्जाम में गैल्वेनाइजेशन मिल सकता है, या फिर जस्तीकरण मिल सकता है, या फिर गैल्वेनीकरण मिल सकता है। ठीक, और ये परत किसकी चढ़ाई जाती है, जिंक की परत चढ़ाती है। और लोहे में जंग लगना ये कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन। और जंग लगने पे लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है, ये जंग लगने पे लोहे के भार बढ़ते हैं। और कपड़ों से जंग हटाने की, कपड़ों में आपके जंग हटाने के लिए कौन सा यहाँ पे यूज करते हैं, तो इसे कौन से अम्ल का यूज करते हैं, तो ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करते हैं। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। और यकृत कैसी ग्रंथि है, तो ये कैसी ग्रंथि है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। आपसे पूछे बाह्यस्रावी ग्रंथि भी आप लोग याद रखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो ये भी यकृत है। ठीक, तो ये भी आप यकृत याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है। थायराइड है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। और थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये भी आप लोग बताएंगे, तो थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से निकलता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। शरीर की मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, जिसे भी क्या आप कह सकते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो रक्तदाब का नियंत्रण करने का काम एड्रीनल ग्रंथि करती है। एड्रीनल ग्रंथि रक्तदाब का नियंत्रण करती है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, और ये मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि यकृत है। लेकिन आपसे पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड है। और थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड से स्रावित होते हैं। अब बात करते हैं मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं यहाँ पे मास्टर ग्रंथि। और दाब का नियंत्रण मानव रक्त का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है, तो यहाँ पे गलत हो गया। रक्तदाब का नियंत्रण एड्रीनल ग्रंथि या फिर अधिवृक्क, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिवृक्क। सही है, यहाँ पे अधिवृक्क इसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था, तो भारत का जो प्रथम तेल शोध संयंत्र है वो कहाँ पे लगाया गया, असम के कहाँ पे, असम में भी कहाँ पे, डिगबोई असम में इसे लगाया गया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, डिगबोई असम में इसे लगाया गया था। ठीक, और आपसे पूछे कि कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, आपसे पूछे कि कृष्ण क्रांति का जो है संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध है खनिज तेल उत्पादन से। किसके, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है, खनिज तेल उत्पादन से संबंधित है कृष्ण क्रांति का संबंध। आपसे पूछे कि ताड़पीन का तेल कहाँ से लाया जाता है, ताड़पीन तेल कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन तेल प्राप्त होते हैं, चीड़ वृक्ष से ताड़पीन के तेल प्राप्त होते हैं।
ठीक। और तेल के भंडारक कौन सी चट्टानों में मिलती है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे अवसादी चट्टानों में, अवसादी या फिर आप लोग याद रखेंगे परतदार चट्टानों में, परतदार चट्टानों में तेल निकाला जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम तेल शोध संयंत्र असम में खोला गया था, कौन सा, डिगबोई तेल शोध संयंत्र था। और बात करते हैं कृष्ण क्रांति का संबंध कहाँ पे है, कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से है। ठीक, आपसे पूछे कि ताड़पीन के तेल कहाँ से निकाले जाते हैं, तो चीड़ के वृक्ष से ताड़पीन के तेल निकाले जाते हैं। और बात करते हैं यहाँ पे तेल कौन सी चट्टानों में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों या फिर परतदार चट्टानों से तेल निकाले जाते हैं। बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपसे पूछे श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में कौन सी केसीन प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन, केसीन प्रोटीन पाई जाती है। आपसे पूछे कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। लैक्टोज शर्करा, लैक्टोज नामक शर्करा दूध में पाई जाती है। आपसे पूछे कि गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो गाय का दूध होता है उसका रंग कैसा होता है, हल्का पीला होता है। हल्का पीला क्यों होता है, तो उसमें किस चीज़ की उपस्थिति होती है, उसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है। ठीक, कैरोटीन की उपस्थिति के कारण उसका रंग हमेशा हल्का पीला होता है। और दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का नाम बताइए, दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का नाम बताएंगे, तो एंजाइम आप लोग याद रखेंगे रेनिन एंजाइम का क्या काम होता है, दूध से दही बनाता है। और दूध से दही बनाने वाले ये कौन सा है, एंजाइम है। ठीक, एंजाइम है, दूध से दही बनाने वाला एंजाइम रेनिन है। ठीक, अब दूध से दही बनाने वाला जीवाणु क्या है, आपसे पूछिए कि कौन सा जीवाणु दूध से दही बनाने में सहायक होता है, तो लैक्टोबैसिलस आप लोग ध्यान रखेंगे, लैक्टोबैसिलस ये दूध से दही बनाने में सहायक है। ठीक, और दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं, दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं, दूध की शुद्धता का माप किसे करते हैं, तो लैक्टोमीटर से दूध को मापते हैं, लैक्टोमीटर से दूध को मापते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देख लेते हैं यहाँ पे श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और प्रोटीन कौन से होते हैं, दूध में केसीन प्रोटीन। आपसे पूछे दूध में कौन सी शर्करा, लैक्टोज शर्करा दूध में होती है। और गाय के दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है, तो गाय के दूध के रंग हल्का पीला उसमें कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। और दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का नाम क्या है, रेनिन। दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, रेनिन। लेकिन दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और शुद्ध दूध की शुद्धता का माप किसे, लैक्टोमीटर से कहते हैं। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, विटामिन सी दूध में नहीं पाई जाती है। बढ़ते हैं, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन क्या है, तो जो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन है। ठीक, फेरी क्वीन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे पुराना जो चालू रेल इंजन है फेरी क्वीन है। और रेल इंजन की खोज किसने की थी, यहाँ पे रेल इंजन की खोज किसने की थी, तो ये भी आप लोग बताएंगे रेल इंजन की खोज किसने की थी, तो जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था रेल इंजन की खोज। जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन की खोज किया था। भारत में पहला रेल कब चला, भारत में पहला रेल कब चला था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1953 के दिन, 16 अप्रैल 1953 में भारत में पहली रेल चली। आपसे पूछे कितनी यात्रा थी, कितनी किलोमीटर की, तो 34 किलोमीटर की ये यात्रा थी। अब आपसे पूछे कि कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक चली थी, मुंबई से थाने तक ये यात्रा चली थी। आपसे पूछे कि यहाँ पे किसके शासन में भारत में पहली रेल चली थी, किसके शासनकाल में, तो यहाँ पे डलहौजी के शासनकाल में भारत में पहली रेल चली थी। आपसे पूछे कि यहाँ पे विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो विश्व में प्रथम रेल कब चली थी, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 2825 में विश्व में प्रथम रेल चली थी। और यहाँ पे किस में कहाँ पे चली थी, इंग्लैंड में विश्व में प्रथम रेल कहाँ पे चली थी, इंग्लैंड में चली थी। ठीक, कब 1825 में। तो यहाँ पे देख लेते हैं भारत के सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, फेरी क्वीन है, नाम आप लोग याद रखेंगे। और रेल इंजन की खोज किसने की थी, स्टीफेंसन ने किया था, रेल इंजन की खोज जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। भारत में पहला रेल कब चला था, 16 अप्रैल 1953 को भारत में पहला रेल चलाया गया था। कहाँ से, 34 किलोमीटर की टोटल यात्रा थी, मुंबई से थाने के बीच में चलाया गया था। आपसे पूछे किस राज्य में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र राज्य में ये चला था। ठीक,
बात करते हैं शासन कब होता है। डलहौजी के शासनकाल में ये भारत में पहला रेल चला था। और विश्व में प्रथम रेल कब चला था? 1825 में। वो भी कहाँ पे? इंग्लैंड में चला था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। और इसकी शुरुआत देने की कब से हुई थी? 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये देने की जो शुरुआत है, संस्थापक कौन थे? तो बीजू पटनायक थे। बीजू पटनायक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके देने जाने की शुरुआत किसने की थी? इसके संस्थापक थे कलिंग पुरस्कार के, वो कौन थे? बीजू पटनायक थे। अब बात करते हैं यूनेस्को का। यहाँ पे आपसे पूछे कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछे तो पेरिस में है इसका हेडक्वार्टर, पेरिस में। पेरिस कहाँ पे है? ये फ्रांस की राजधानी है। अभी हमने बताया भी फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना इसकी पूछे कब हुई थी? तो 16 नवंबर के दिन, 16 नवंबर 1945 के दिन इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की। ठीक, और कहाँ पे? लंदन में। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आपसे पूछे कब शुरुआत हुई? 1952 में। संस्थापक कौन थे? बीजू पटनायक थे। बात करते हैं मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय कहाँ पे? पेरिस फ्रांस में है। और बात करते हैं स्थापना कहाँ पे है? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना लंदन में हुई थी। चार मीनार कहाँ पे स्थित है? तो चार मीनार में हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। हमने हैदराबाद के बारे में बताया ही। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण कराया था। और कब कराया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 1591 में इसका निर्माण कराया गया था। अब आपसे पूछे कि भारत की हाईटेक सिटी कौन सी है? हैदराबाद है। आपसे पूछे कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछे कि पहले निजाम कौन थे? तो आसफ जय थे इसके पहले निजाम। आसफ जय थे इसके पहले निजाम। ठीक, तो ये सारी चीजें हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आपसे पूछे कि यहाँ पे चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? तो 1991 में करवाया था। और हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। और ये जो चार मीनार है ये कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में। हैदराबाद के पहले निजाम आसफ जय थे। तो अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक, और प्रोटीन पूछे कौन से पाई जाती है? क्रेसिन प्रोटीन, शर्करा, लैक्टोज शर्करा। और गाय का रंग पीला कैरोटीन की वजह से होता है। और दूध से दही बनाने वाले एंजाइम का नाम रेनिन। इन सभी के बारे में बात हम लोग कर चुके हैं। ठीक, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो विटामिन कौन सी नहीं होती? विटामिन सी नहीं होती है। अगला प्रश्न है, रिपीट हो गया प्रश्न, भारत का सबसे पुराना रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है। फेरी क्वीन है भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन फेरी क्वीन है। और बात करते हैं यहाँ पे रेल के इंजन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। जॉर्ज स्टीफन ने इसकी खोज की थी। भारत में पहला रेल 16 अप्रैल 1953 में चला था। कहाँ से कहाँ तक चला था? तो मुंबई से थाने तक चला था। इसकी लंबाई कुल कितनी थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। और किसके शासनकाल में चला था? तो डलहौजी के शासनकाल में चला था। विश्व में पहला रेल कब चला था? 1925 में चला था। और कहाँ पे? इंग्लैंड में चला था। भारत में आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो भारत चीन युद्ध के समय हुआ था। भारत चीन युद्ध के समय में पहली आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? 1962 में हुई थी। 1962 में हुई थी। और कुल आपात कितनी बार लगा भारत में? कुल आपात कितनी बार लगा था? तो कुल 3 बार आपात भारत में लग चुका है। कब लगा था? तो सबसे पहले 1962 में लगा था, फिर 1971 में लगा था, फिर 1900 कब लगा था? 1975 में लगा था। ठीक, 3 बार कुल आपात लगा है। और राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर किस में दिया गया है? तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद नंबर 352 में दिया गया है। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन। आपसे पूछे कि वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपात। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लीजिए यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? तो भारत चीन का जब युद्ध चल रहा था 1962 में, तो यहाँ पे सबसे पहले 26 अक्टूबर के दिन यहाँ पे लगाया गया था। 26 अक्टूबर के दिन 1962 में से लगाया गया था। और कुल आपातकाल भारत में कितनी बार लगा? तो 3 बार लगा। पहली बार 1962 में लगा, फिर 1971 में, फिर 1975 में। और राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 352 में है। और राष्ट्रीय शासन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 356 में। वित्तीय आपात किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 360 में। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आपसे पूछे कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य, ठीक। और इसे कब बना था? 1 नवंबर 1956 के दिन बना था। 1 नवंबर 1956 के दिन ये बना था। आपसे पूछे कि आंध्र प्रदेश में, आपसे पूछे कि पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? पुलिकट झील, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पुलिकट झील की बात करें तो ये आपसे तमिलनाडु और फिर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश की सीमा पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे सर्वाधिक विस्तार इसमें कहाँ पे है? सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में इसके विस्तार सर्वाधिक स्थित है। तो पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इस वजह से पुलिकट झील कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है, ठीक। आंध्र प्रदेश में है। अलग अलग ऑप्शन मिले तो आप लोग आंध्र प्रदेश लगाएंगे, ठीक। आपसे पूछे कि यहाँ पे तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है भारत में? तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ये आंध्र प्रदेश करता है। आंध्र प्रदेश तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करता है। आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की स्थित है? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की है? तो कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश की है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ की? आंध्र प्रदेश की है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हुआ? ये भी आप लोग बताएंगे कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना कब हुआ? अलग हुआ। तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, तो ये 2 जून 2014 के दिन अलग हुआ था। 2 जून 2014 के दिन अलग हुआ था भारत से, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य। और कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। और तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश करता है। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है। और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और हमने बताया कि ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पे स्थित है, लेकिन सर्वाधिक विस्तार आंध्र प्रदेश में, लगभग 90% विस्तार कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और सेलुकस, यहाँ पे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, ठीक। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कब भारत पे आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम? तो 712 ईस्वी में तो ये आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में ये आक्रमण किया था। और यहाँ पे भारत में आक्रमण किया और सबसे पहले किसे पराजित किया? किसे पराजित किया था? तो यहाँ पे सिंध के राजा थे एक दाहिर। सिंध के राजा दाहिर थे, इन्हें सबसे पहले पराजित किया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, और जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन का कहाँ किसे माना जाता है? तो कासिम को ही माना जाता था। सर्वप्रथम प्रचलन किसने किया था? तो कासिम ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, किसने किया? कासिम ने किया था, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। कब? 712 में ये आक्रमण किया। भारत को, ये सिंध के राजा दाहिर को ये पराजित किया था। और जजिया कर का सर्वप्रथम प्रचलन करने का प्रमाण किसे? कासिम को माना जाता है। सेलुकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो सेलुकस निकेटर का जो राजदूत था मैगस्थनीज था सेलुकस निकेटर का राजदूत। और इसकी एक पुस्तक थी, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका पुस्तक किसकी थी? मैगस्थनीज की पुस्तक थी। इंडिका नामक पुस्तक किसकी थी? मैगस्थनीज की पुस्तक थी। और सेलुकस निकेटर का राजदूत बन के मैगस्थनीज किसके दरबार में आया? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, किसके दरबार में ये आया था? तो ये किसके दरबार में आया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आता है। और सेलुकस निकेटर का एक सेनापति था। और ये सेलुकस निकेटर था, ये सेलुकस निकेटर ये किसका सेनापति था? सेलुकस निकेटर ये किसका सेनापति था? ये आपके सिकंदर का सेनापति था। ये सिकंदर का सेनापति था, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, सिकंदर का सेनापति था सेलुकस निकेटर, ठीक। और बात करते हैं आगे चल के, सेलुकस निकेटर की एक पुत्री रहती है जिसे आप लोग ध्यान रखना है। सेलुकस निकेटर की पुत्री का नाम क्या था? ये कार्नेलिया था। इसकी पुत्री का नाम क्या था? कार्नेलिया था। और इस कार्नेलिया की शादी किससे हुई थी? आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य से इसकी शादी हुई थी, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य से शादी किसकी हुई थी? कार्नेलिया की हुई थी, ठीक। तो आगे बात करते हैं, ये सिकंदर के एक गुरु थे जिसका नाम क्या है? अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम भी पूछा जाता है। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु था, ठीक। ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, सेलुकस निकेटर का किसका राजदूत बन के आया था? मैगस्थनीज। सेलुकस निकेटर राजदूत था मैगस्थनीज।
सेलूकस निकेटर का किसका, सेलूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज था और इसने कौन सी पुस्तिका लिखी थी, तो इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखा था, इंडिका नामक पुस्तक इसने लिखा था। और ये किसके दरबार में आए थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आए थे, मेगास्थनीज आए थे। और इनकी एक पुत्री थी सेलूकस निकेटर की जिसका नाम था कार्नेलिया, और इनका विवाह किससे हुआ था, कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ था। और सेलूकस निकेटर किसके सेनापति थे, ये सिकंदर के सेनापति थे, ठीक, और सेनापति थे सिकंदर के, और सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सियोल है, श्रीलंका सियोल है श्रीलंका का पुराना नाम। आपसे पूछे श्रीलंका का पुराना राजधानी क्या है, श्रीलंका का पुराना राजधानी क्या है, तो श्रीलंका का पुराना राजधानी क्या है, कोलंबो है। श्रीलंका का पुराना राजधानी कोलंबो है, ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका का वर्तमान में राजधानी क्या हो गया है, श्रीलंका का वर्तमान में राजधानी क्या होता है, श्री जयवर्धन पुराकोट्टे हो गया, श्री जयवर्धन पुराकोट्टे हो गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। श्रीवर्धन जयपुराकोट्टे इसकी राजधानी हो गई थी, ठीक। और श्रीलंका में जो बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है वो क्या है, श्रीलंका में बोली जाने वाली जो प्रमुख भाषा है वो सिंहली है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, खोज के प्रश्न लाए हैं आप लोग के लिए। सिंहली श्रीलंका में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा स्थित है। श्रीलंका कहाँ पे स्थित है, ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है, भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है श्रीलंका। नीचे की तरफ देखेंगे तो भारत के मैप में ही रहता है श्रीलंका का मैप। और मन्नार की खाड़ी, आपसे पूछे मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी, और फिर एक आपका पाक जल संधि, या फिर पाक जल संधि पूछे, या फिर मन्नार की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, भारत एंड श्रीलंका के बीच में, भारत एंड कहाँ पे, श्रीलंका के बीच, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपसे पूछे कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सियोल है। श्रीलंका की पुरानी राजधानी क्या है, पुरानी राजधानी कोलंबो है। श्रीलंका का वर्तमान राजधानी श्री जयवर्धन पुराकोट्टे है। ये सारी प्रश्न आप लोग नोट करेंगे। आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी या फिर पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में, भारत एंड श्रीलंका के बीच में स्थित है। और श्रीलंका में प्रमुख बोली जाने वाली जो भाषा है वो क्या है, सिंहली भाषा श्रीलंका में बोली जाती है। भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। विटामिन की खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था विटामिन की खोज। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन का प्रकार दो होता है। कौन कौन से विटामिन, एक तो जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन। एक होता है आपका वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक। इस तरह से दो विटामिन होती हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं, विटामिन बी, सी जल में घुलनशील विटामिन है, और विटामिन के, ई, डी, ये किसमें घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनाल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, रतौंधी रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन है, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी, इसकी कमी से रोग होता है, बेरी नामक रोग इसकी कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है, कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई का इसमें टेकोफेरॉल रासायनिक नाम है, टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई की कमी से जो रोग होता है वो बांझपन होता है, या फिर आपको क्या मिलेगा, जनन क्षमता में कमी, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लीजिए एक बार साथ में, आपसे पूछो विटामिन की खोज किसने किया, फंक ने। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, और फिर एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। और जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, बी और सी जल में घुलनशील विटामिन, और के, ई, डी, ये किस में घुलनशील, ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल, कमी से रोग रतौंधी होता है। और विटामिन बी1 का रासायनिक नाम थायमीन होता है, इसकी कमी से रोग होता है विटामिन, इसकी कमी से वेरी रोग होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, विटामिन सी का रासायनिक नाम, और इसकी कमी से रोग होने वाला स्कर्वी है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है, और इसकी कमी से रोग होता है रिकेटस। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है
टेकोफेरॉल है और इसकी कमी से रोग होता है बाझपन या फिर जनन क्षमता में कमी हो जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील ये आयरन की मिश्र धातु एंड फिर आयरन क्रोमियम एंड निकिल की मिश्र धातु होती है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे, आयरन क्रोमियम और निकिल की ये मिश्र धातु होती है। ठीक, तो आपसे पूछे कि तो कांसा का निर्माण कैसे होता है? कांसा का निर्माण इसको क्या क्या मिला के, कॉपर और टिन मिला के, कॉपर एंड टिन मिलाएंगे तो कांसा का निर्माण होता है। आपसे पूछे कि जर्मन सिल्वर कैसे बनते हैं? जर्मन सिल्वर का निर्माण क्या क्या चीजें मिला के होती है, कौन कौन से तत्व? तो अभी जर्मन सिल्वर की बात करें आप लोग, कॉपर जिंक एंड निकल ये मिला के जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि फ्यूज तार का निर्माण किससे होता है? फ्यूज तार किस चीज का मिश्रण है? तो किस चीज का मिश्रण है फ्यूज तार? तो टिन एंड शीशे का निर्माण, टिन एंड शीशे को मिला के बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिए, आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक और निकल की मिश्र धातु है जर्मन सिल्वर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तांबा और टिन की मिश्र धातु है कांसा। फ्यूज तार किसके बनाए जाते हैं? तो टिन और शीशे को मिलाकर फ्यूज तार बनाए जाते हैं। अब विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? तो विश्व धर्म सम्मेलन किससे संबंधित है? विवेकानंद से संबंधित है। 1893 में हुआ था, शिकागो में हुआ था। शिकागो किस नदी के किनारे, किस झील के किनारे? मिशिगन झील के किनारे उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ है। आपसे पूछे कि यहाँ पे भारत की तरफ से कौन गया था विश्व धर्म सम्मेलन में? तो स्वामी विवेकानंद गए थे। स्वामी विवेकानंद यहाँ से भारत की तरफ से गए थे। भारत की तरफ से स्वामी विवेकानंद गए थे। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने किया था। कब किया था? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पे? वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर था। और 1897 में वेलूर मठ कहाँ पे है? कोलकाता में है। कोलकाता में स्थित है वेलूर मठ। ठीक, इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कब? 1893 हुआ, शिकागो में हुआ था। शिकागो कहाँ पे? यूएसए में स्थित है। किस नदी के किनारे, किस झील के किनारे? तो मिशिगन झील के किनारे ये स्थित है। मिशिगन झील के किनारे शिकागो शहर स्थित है। स्वामी विवेकानंद यहाँ पे भारत की तरफ से भाग लेने गए। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किससे संबंधित है? विवेकानंद से संबंधित है। रामकृष्ण कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। रामकृष्ण कौन थे? विवेकानंद के गुरु थे। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। 1897 में वेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया था। और वेलूर मठ कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। और जलियांवाला बाग कहाँ पे स्थित है? ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। अमृतसर पंजाब में स्थित है। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? ये भी आप लोग बताएंगे। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने किया था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। तो ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे गोली चलाने का आदेश आपसे पूछे किसने दिया था? गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो जनरल डायर ने यहाँ पे गोली चलाने का आदेश दिया था। जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश। इस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो इस समय पूछा जाता था वायसराय कौन थे? भारत में वायसराय कौन थे? तो भारत में वायसराय कौन थे? तो यहाँ पे जेम्स फोर्ड था। यहाँ पे वायसराय कौन था? भारत में जेम्स फोर्ड था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके जांच के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई थी? जलियांवाले बाग की जांच के लिए कौन सी कमीशन बनाई गई? तो हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। हंटर आयोग इसकी जांच के लिए बनाई गई थी। तो ये सारी चीजें आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, ऐसे पढ़ेंगे 1-2 बार, आप लोग को सारा याद हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कई बार बता चुके हैं। गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था। और बात करते हैं वायसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड थे यहाँ पे वायसराय। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था। और अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने किया था। जो सिखों के गुरु थे गुरु रामदास, इन्होंने इसकी स्थापना किया था। और बात करते हैं जलियांवाले बाग की जांच के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। बुद्ध ने अपना पहला उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। अब जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून के दिन, तो 21 जून के दिन ही दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में कैसा दिन होता है? छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और अब बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब? 21 जून को।
और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन है वो कब होता है, 22 सितंबर के दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 सितंबर के दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 सितंबर के दिन। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है 22 सितंबर के दिन भी, उत्तरी गोलार्ध में सबसे 22 सितंबर के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और दिन और रात बराबर कब होते हैं, दिन एंड रात कब बराबर होते हैं, तो जब कब बराबर होते हैं, 23 सितंबर के दिन। तो ये भी डेट आप लोग याद रखेंगे, 23 सितंबर के दिन एंड कब, 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है। ठीक, 23 सितंबर के दिन और 21 मार्च को दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि 23 सितंबर 21 मार्च को सूर्य कहाँ पे चमकता है, सीधे भूमध्य रेखा पे चमकता है, भूमध्य रेखा पे चमकता है। ठीक, और बात करते हैं 21 जून को सूर्य कहाँ पे सीधा चमकता है, तो कर्क रेखा पे चमकता है, कर्क रेखा पे चमकता है। और 22 सितंबर के दिन सीधा सूर्य कहाँ पे चमकता है, तो ये मकर रेखा पे चमकता है, मकर रेखा पे चमकता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। आप पूछे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। जब उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होता है, तो उसी 21 जून के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, सबसे छोटा दिन होता है। और बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 सितंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। तो जब 22 सितंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, तो इसी 22 सितंबर के दिन ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, और दिन और रात बराबर कब होते हैं, 23 सितंबर और 21 मार्च के दिन, दो डेट पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि इस समय सूर्य कहाँ पे, कर्क रेखा पे भूमध्य रेखा पे चमकता है। 21 जून के दिन सूर्य कर्क रेखा पे चमकता है, और जो है 22 सितंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे चमकता है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था, ये भी आप लोग बताएंगे, सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पूछे आपसे, श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती कहाँ पे, यूपी में है। और बात करते हैं यहाँ पे जो आपके ये उपदेश देने की यहाँ पे भाषा थी बुद्ध की, वो कौन सी भाषा में उपदेश देते थे, पाली भाषा में उपदेश देते थे। और बुद्ध की जो यहाँ पे उपदेश देने की घटना है, बुद्ध में जो उपदेश देने की घटना है वो क्या कही जाती है, तो इसे क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है इसे, उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, अब बुद्ध की गृह त्याग कब हुई थी, बुद्ध की गृह त्याग कब हुई थी, तो ये 29 वर्ष की आयु में ये अपना गृह त्याग कर दिए थे। और गृह त्याग की घटना जो है वो क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। ठीक, महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक, महाभिनिष्क्रमण इनकी जो गृह त्याग की घटना है वो क्या कहा गया। और बुद्ध की जो देह त्याग की घटना है उसे क्या कहा गया, देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण उसे कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। तो ये भी एग्जाम में शब्द पूछ लिए जाते हैं। महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है, तो बुद्ध के जो देह त्याग की घटना यानी कि मृत्यु किससे संबंधित है। और जो महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, तो महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है, गृह त्याग की घटना से संबंधित है। तो देख लेते हैं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया, सारनाथ में दिया। और जो उपदेश देने की जो घटना है उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। गृह त्याग की घटना 29 वर्ष की आयु में हुई थी। और देह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक, अब जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन किस में मिलता है, बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, विनय पिटक में मिलता है, विनय पिटक में मिलता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बुद्ध के उपदेशों का संकलन विनय पिटक में मिलता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में से किस नेता की मृत्यु हुई थी, तो लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हुई गई थी। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के विरोध में, जब लाठीचार्ज हो रहा था तो इनकी मृत्यु हुई थी। अब साइमन कमीशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो साइमन कमीशन का आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था, क्योंकि 1927 में इसका गठन हुआ था। आपसे पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो ये आप लोग डेट सहित याद रखेंगे, क्योंकि ये 3 फरवरी के दिन
3 फरवरी और 1928 के दिन ये भारत आया था, ठीक। और कहाँ पे आया था? मुंबई में आया था। कहाँ पे? मुंबई में आया था। साइमन कमीशन कहाँ आया? मुंबई में आया। ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। और आपसे पूछे कि साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। क्यों व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है? क्योंकि इसके सारे सदस्य जो थे वो कैसे थे? सारे सदस्य इसके जो अंग्रेज थे, सारे सदस्य अंग्रेज थे, इस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है, साइमन कमीशन को। और इसमें भारत में साइमन कमीशन के विरोध में कौन से नारे लगाए गए थे? तो भारत में साइमन कमीशन के विरोध में साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे साइमन कमीशन के विरोध में। और जो साइमन कमीशन भारत में आया था, इस वजह किसका शासन था? इरविन का शासन था। भारत में इरविन का शासन चल रहा था। तो देख लेते हैं आपसे साथ में साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज में किसकी मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, ठीक। अब बात करें साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन भारत कब हुआ था? आया 3 फरवरी 1928 को भारत साइमन कमीशन भारत आया था। कहाँ पे? मुंबई में ये आया था। और साइमन कमीशन का किसके शासनकाल में भारत आया था? इरविन के शासनकाल में। और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। और साइमन कमीशन ये इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया क्योंकि इसके सारे सदस्य अंग्रेज को बनाए गए थे। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन था? तो भारत का निर्मित जो पहला कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। भारत के निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है, ठीक। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि कंप्यूटर की खोज किसने की? भारत में यहाँ पे कंप्यूटर की खोज करता यानी कि जनक किसे माना जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कंप्यूटर की जो एक भाषा है। आपसे पूछे जावा क्या है? जावा तो ये कंप्यूटर का एक भाषा है, जावा। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि भारत में निर्मित पहला पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। और कंप्यूटर की खोज करते हैं जनक किसे? चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। और कंप्यूटर की भाषा एक जावा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें है? तो ऋग्वेद में मिलता है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का सबसे प्राचीन वेद क्या है? भारत का जो विश्व का विश्व जो सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और संस्कृत भाषा का जनक किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। संस्कृत भाषा का जनक किसे माना जाता है? संस्कृत भाषा का जनक किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद को संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। और ऋग्वेद में जो सबसे उपयोगी नदी थी वो उपयोगी नदी क्या थी ऋग्वेद में? तो यहाँ पे सिंधु नदी थी। ऋग्वेद की सबसे उपयोगी नदी सिंधु नदी थी। लेकिन आपसे पूछे कि सबसे पवित्र नदी कौन सी थी ऋग्वेद में? तो सबसे पवित्र नदी जो थी वो सरस्वती नदी थी। सरस्वती नदी है सबसे पवित्र नदी, ठीक। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। और ऋग्वेद में जो प्रमुख देवता हैं वो कौन है? ऋग्वेद में प्रमुख देवता कौन है? तो ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता हैं इंद्र हैं। इंद्र को क्या कहा गया? पुरंदर भी कहा गया। पुरंदर भी कहा गया है यहाँ पे, इंद्र को पुरंदर भी कहा गया, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और सोम को समर्पित कौन सा मंडल है? सोम को समर्पित ऋग्वेद में कौन सा मंडल है? तो 9वां मंडल है। सोम को समर्पित 9वां मंडल है, ठीक। तो यहाँ पे बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। संस्कृत भाषा का जनक किसे माना जाता है? ऋग्वेद में संस्कृत भाषा का जनक माना जाता है। सबसे प्राचीनतम वेद भारत का कौन सा? तो सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। सबसे नवीनतम वेद अथर्ववेद, ठीक। और सबसे उपयोगी नदी सिंधु नदी मानी जाती है ऋग्वेद में। और सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। सोम देवता को समर्पित जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में प्रमुख देवता इंद्र है और इंद्र को ही पुरंदर कहा गया। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पाचन का अधिकतम भाग अंग में संपन्न होता है। किस अंग में संपन्न होता है? ऐसे आप समझें तो पाचन का अधिकतम भाग किसमें? छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। छोटी आंत में पाचन का अधिकतम भाग संपन्न होता है। आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है? तो प्रोटीन का पाचन भी छोटी आंत में होता है। आपसे पूछे कि आपसे भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो भोजन का अवशोषण भी कहाँ पे होता है? छोटी आंत में ही होता है। आपसे पूछे कि छोटी आंत की लंबाई कितनी है? आपसे पूछे कि छोटी जो आंत है इसकी लंबाई कितनी है? छोटी आंत की लंबाई कितनी है? तो इसकी छोटी आंत की लंबाई आप लोग याद रखेंगे, इसकी लंबाई 6 से 7 मीटर है। या फिर याद रखेंगे 20 फीट है इसकी लंबाई, 20 फीट। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? तो ये भी आप लोग याद रखेंगे 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई है, ठीक। 1.5 मीटर।
ठीक, तो आप लोग साथ में देख लेते हैं। आपसे पूछे कि पाचन का अधिकतम भाग कहाँ पे संपन्न होता है, छोटी आंत में संपन्न होता है। ठीक, आपसे पूछे कि प्रोटीन का पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की लंबाई कितनी, 6 से 7 मीटर है, या फिर आपसे पूछे 20 फीट है इसकी लंबाई। आपसे बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर इसकी लंबाई है। ठीक, तो ये भी आप लोग यहाँ पे 3 का गुणा कर दीजिए, फिट निकल के आ जाएगा। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितनी दूरी, 15 करोड़। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात किसने बताया, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये बात किसने बताया, तो ये बात सबसे पहले किसने बताया था, कोपरनिकस ने बताया। कोपरनिकस ने बताया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाती है, कोपरनिकस ने बताया। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कोपरनिकस ने बताया। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ग्रह हैं वो कौन से हैं, पृथ्वी एंड सूर्य के बीच में ग्रह कौन से हैं, पृथ्वी सूर्य के बीच ग्रह कौन से हैं, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से 2 ग्रह हैं, एक तो आपका बुध ग्रह है और एक शुक्र ग्रह है। बुध ग्रह और शुक्र ग्रह, बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक है, ये सूर्य के सबसे नज़दीक है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। और शुक्र ग्रह की बात करें, ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक, आपसे पूछे कि, तो यहाँ पे देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में दूरी कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ये बात बताया किसने, कोपरनिकस ने बताया, कोपरनिकस ने बताया। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो ग्रह हैं वो कौन से हैं, बुध ग्रह है और शुक्र ग्रह है। और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है और शुक्र पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है वो शुक्र है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, तो मेंडल ने किया। अनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ कौन सा होता है, जो कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, तो डीएनए होता है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। और आनुवांशिकता की शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया सबसे पहले, तो आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग किसने किया, बेटसन ने किया सबसे पहले। आनुवांशिकता शब्द का प्रयोग बेटसन ने किया। तो आनुवांशिक कुछ रोग होते हैं जो आनुवांशिक होते हैं, कुछ रोग आनुवांशिक होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से रोग आनुवांशिक रोग होते हैं। जैसे आपसे पूछे कि वर्णांधता कैसा रोग है, वर्णांधता आनुवांशिक रोग है। आपसे पूछे कि हीमोफीलिया कैसा रोग है, तो हीमोफीलिया भी कैसा रोग है, ये भी आनुवांशिक रोग है। आपसे पूछे कि डाउन सिंड्रोम किससे संबंधित है, डाउन सिंड्रोम रोग, तो डाउन सिंड्रोम भी आनुवांशिक रोग है। तो देख लेते हैं यहाँ पे साथ में। आपसे पूछे कि आनुवांशिकता का नियम का प्रतिपादन किसने किया, मेंडल ने किया। और कोशिका और अनुवांशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो बेटसन ने किया। अनुवांशिक जो रोग होते हैं, वर्णांधता होती है, आंख से संबंधित है, हीमोफीलिया रक्त से संबंधित है, और डाउन सिंड्रोम रोग ये गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन की वजह से होता है। और अनुवांशिक जो पदार्थ है, कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है। बाल पेन किस सिद्धांत पे काम करता है, तो बाल पेन पृष्ठ तनाव सिद्धांत पे काम करता है, पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पे बाल पेन काम करता है। ठीक, आपसे पूछे कि वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, वर्षा की बूंदें गोल क्यों होती हैं, तो ये भी आपके पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। और पृष्ठ तनाव क्यों होता है, इसका कार्य का किस आधार पर कार्य करता है, तो इसमें पृष्ठ तनाव में अणुओं के बीच ससंजक बल काम करते हैं। अणुओं के बीच कौन सा बल, अणुओं के बीच ससंजक बल काम करते हैं। ठीक, पृष्ठ तनाव में अणुओं के बीच ससंजक बल के कारण होता है पृष्ठ तनाव। तो यहाँ पे ससंजक बल आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक, और रेशम के कीट कहाँ पे पाले जाते हैं, तो आप साथ में देख लीजिए। आपसे पूछे कि बाल पेन का सिद्धांत क्या है, पृष्ठ तनाव है बाल पेन का सिद्धांत। अब वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है, तो ये भी पृष्ठ तनाव है। और जो पृष्ठ तनाव का कारण होता है, अणुओं के बीच ससंजक बल होते हैं, अणुओं के बीच ससंजक बल पृष्ठ तनाव के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है कि रेशम कीट कहाँ पे पाले जाते हैं, शहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं। रेशम के कीट शहतूत के वृक्ष पे पाले जाते हैं, रेशम का कीट। ठीक, तो आपसे पूछे कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, रेशम कीट जो पालन है वो क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट पालन सेरीकल्चर कहलाता है, रेशम कीट पालन। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है,
रेशम का जो सर्वाधिक उत्पादन है भारत के किस राज्य में होता है, तो ये भी आप लोग बताएंगे कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है, कर्नाटक राज्य में होता है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन, कर्नाटक में। और विश्व में आपसे पूछे कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है विश्व में सर्वाधिक उत्पादन। ठीक, तो देख लिए रेशम कीट पाले जाते हैं शहतूत के वृक्ष पे रेशम कीट पाले जाते हैं, और रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे, कर्नाटक राज्य में किया जाता है, और विश्व में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। राजस्थान में खेतड़ी खान क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पे तांबे के उत्पादन के लिए राजस्थान की खेतड़ी खान प्रसिद्ध है। मानव द्वारा प्रयोग पहली धातु कौन सी थी, तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग जो पहली धातु थी वो तांबा थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मानव द्वारा पहली धातु किसका प्रयोग किया गया था, तांबा। और पीतल किसका मिश्रण होता है, पीतल किसका मिश्रण होता है, किसका मिश्रण से पीतल बनाया जाता है। तो यहाँ पे तांबा और जस्ता मिला के, तांबा एंड जस्ता मिला के पीतल बनाया जाता है। ठीक, तांबा एंड जस्ते के मिश्रण को क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं। कांसा किसके मिश्रण को बनाया जाता है, कांसा। तो यहाँ पे भी कांसा तांबा को मिलाया जाता है और टिन को मिलाया जाता है। तांबा एंड टिन को मिलाया जाता है, तब बनता है क्या, तांबा और टिन को मिला के पीतल कांसा बनता है। ठीक, तांबा और टिन को मिला के कांसा मिलता है। और सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, चिली में। चिली में होता है सर्वाधिक तांबे का उत्पादन, चिली में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में सर्वाधिक उत्पादन तांबे का कहाँ पे होता है, तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है तांबे का। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं यहाँ पे राजस्थान में खेतड़ी खान क्यों प्रसिद्ध है, तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन चिली में किया जाता है। और पीतल किसका मिश्रण होता है, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। मानव द्वारा पहली प्रयोग धातु क्या थी, तांबा थी। मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु तांबा थी। और तांबा कांसा किसका मिश्रण होता है, तांबा और टिन का मिश्रण होता है। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादन का राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। आंखों का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो आंखों में प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना में बनता है। रेटिना में बनता है आंखों के प्रतिबिंब। और यहाँ पे नेत्र दान में कौन सी चीजें दान की जाती है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेत्र दान में कौन सी भाग दान की जाती है, तो नेत्र दान में मानव का कॉर्निया दान किया जाता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कॉर्निया को दान किया जाता है। ठीक, और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, निकट दृष्टि जिसे मायोपिया कहते हैं, निकट दृष्टि को क्या कहते हैं, मायोपिया कहते हैं। और मायोपिया के बारे में बात करें, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। जब निकट रहेगा तो इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती है। और एक आप लोग याद रखेंगे दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसमें निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, इसमें निकट की चीजें नहीं दिखाई देती। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि आइरिस आँख में प्रकाश का नियंत्रण, ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ना जाए, इसका नियंत्रण कौन करता है, मनुष्य की आँख में ज़्यादा मात्रा में प्रकाश ना जाए, इसका नियंत्रण कौन करता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, आइरिस इसका नियंत्रण करता है। ठीक, आइरिस इसका नियंत्रण करता है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे ट्रेकोमा रोग किसके संबंधित है, ट्रेकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ये आँख से संबंधित है। आपसे पूछे कि ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, तो ये भी आंख से संबंधित है। आपसे पूछे कि मोतियाबिंद रोग किससे संबंधित है, मोतियाबिंद रोग किससे संबंधित है, तो ये भी आंख से संबंधित है। ठीक, आपसे पूछे कि यहाँ पे देखिए नेत्रदान में क्या भाग दान किया जाता है, रेटिना दान, कॉर्निया दान किया जाता है। आपसे पूछे कि आंख में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। प्रकाश का नियंत्रण आंख में कौन सा भाग करता है, आइरिस करता है प्रकाश का नियंत्रण। निकट दृष्टि दोष जिसे मायोपिया कहते हैं, इसमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। इंग्लिश वर्ड इसलिए आप लोग याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मायोपिया ऐसे पूछ लेगा, मायोपिया में निकट की चीजें नहीं दिखाई देती, कि दूर की चीजें नहीं दिखाई देती, कि पास और दूर की चीजें दोनों नहीं दिखाई देती, कि इनमें से कोई नहीं। तो इस वजह से हम लोग याद रखेंगे मायोपिया, क्योंकि कभी कभी हिंदी ना पूछ के मायोपिया वर्ड ही दे देता है। दूर दृष्टि दोष का संबंध किससे है, हाइपरमेट्रोपिया, इसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष, और इसके निकट की चीजें नहीं दिखाई देती। तो इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर भी करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग जुड़ सके हमारे साथ और अधिक से अधिक लोगों का फायदा हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।